हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आपने अभी तक प्रीवियस ईयर जो हमने ऑसिलेशन के लेक्चर्स बनाए थे उनको आपने अच्छे से सीखा होगा। और उनको सीखने के बाद अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने अभी तक पार्टिकल जो भी ऑसिलेट किया था उसकी आपने इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया, वेलोसिटी की बात किया, फिर आपने एक्सेलरेशन की बात किया, एनर्जी की बात की, है ना। तो ये सारे पैरामीटर हमने पहले से कवर कर लिया है। लेकिन ऑसिलेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, ड्यूरिंग ऑसिलेशन पार्टिकल से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। देखिए हमें तीन बातें हमेशा करनी होंगी। जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उस पार्टिकल का या तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा, या तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, या यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तीन फाइंड आउट करने होंगे हमें, और इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट है, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया तो आप इससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें पार्टिकल जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। अब टाइम पीरियड होता क्या है, ये डिफिनीशन हमने पहले से पढ़ रखा है। टाइम पीरियड का मतलब क्या था, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। एक चक्कर या एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो भी पार्टिकल समय लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आई बात समझ में। तो ये टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना होगा, और टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के हमारे पास कितने मेथड हो सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पर जादू हम आपको नहीं दिखाएंगे कि जादू हम आपको दिखा दें और टाइम पीरियड आप निकालना सीख जाओ। बट एक चीज़ हम आपको पहले से बता चुके हैं कि पार्टिकल अपनी मर्जी से वापस नहीं आना चाहता, उसको कोई ना कोई ला रहा। जैसे हम ये कहें कि मान लो एक धागा है, इस धागे से हमने एक पार्टिकल को बांधा है। अभी हम इस केस को कहेंगे सिंपल पेंडुलम, है ना। इसको कहा जाएगा सिंपल पेंडुलम। कोई एक छोटा सा बॉब लेते हैं जिसका मास m है, और इस मास को हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करके हमने इसको रिलीज कर दिया। तो फाइनली हुआ क्या कि पार्टिकल जो है इस मेन पॉइंट के इधर और उधर क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पार्टिकल का टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का मतलब होता है क्या, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब यहाँ पर आपको एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है, लेकिन वो एक ऑसिलेशन का टाइम कैसे निकालोगे आप। अब आप ये कहें कि हम इधर का टाइम कैलकुलेट कर लें, इधर का टाइम कैलकुलेट कर लें। मान लो यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 लगा है टाइम, और इनको आप ऐड कर लो, दैट इज T1 प्लस T2, दैट इज टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बट आप ये ऐसे नहीं कैलकुलेट करोगे, बस आपको एक तरीका हम बता रहे हैं। तरीका है कि जब भी आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले अब बात करेंगे आप रीस्टोरिंग फोर्स की, या बात होगी यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क की। ये दो मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन द पार्टिकल। अगर हमें फोर्स हाथ लग गया है तो क्या आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मास से डिवाइड करके। एक्सेलरेशन मिलते ही आप इस एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आप इससे कंपेयर करोगे तो हमें कुल मिला के जो भी केस मिलेंगे उन सभी केसेस से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, चाहे वो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन हो चाहे वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो। और एक्सेलरेशन हाथ लगते ही आप उस एक्सेलरेशन कंपेयर करेंगे विद दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से ओमेगा निकल आएगा, और ओमेगा मिलते ही टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड मिल गया तो आप फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के अब जो कहानी बनेगी, जितने भी टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उन सभी टॉपिक में कहीं ना कहीं आपसे सिर्फ यही बात पूछेगा, फाइंड आउट टाइम पीरियड, फाइंड आउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको हम कैसे एक तरह से जनरलाइज कर लें, और आप ये समझो कि क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है।
ऑसिलेशन कहीं पर भी आप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑसिलेशन का कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हम ये बात करें कि चार्ज है, चार्ज भी ऑसिलेट कर सकता है, कोई पार्टिकल वो भी ऑसिलेट कर सकता है, इनसाइड लिक्विड सिलेंडर की बात करें वो भी ऑसिलेट कर सकता है, लिक्विड भी ऑसिलेट कर सकता है, कंप्लीट बॉडी भी ऑसिलेट कर सकती है। मतलब ऑसिलेशन कहीं पर भी देखा जा सकता है। और ड्यूरिंग ऑसिलेशन पार्टिकल का टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा टॉपिक अब शुरू होता है बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी तक आपने जो भी सीखा बहुत बेसिक बातें थी, जहाँ पर हम पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते थे, एक्सेलेरेशन की बात कर सकते थे, वेलोसिटी की बात कर सकते थे, है ना। ये तो मतलब एक जनरल इक्वेशंस हो गई ड्यूरिंग ऑसिलेशन। बट अब हमें बात करनी है कि हमें टाइम पीरियड किसी भी केस का कैसे फाइंड आउट करना है। तो टॉपिक हमारा है मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का मेथड। अब इसमें दो मेथड होते हैं, दो क्या तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बाय द हेल्प ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। दूसरा मेथड होता है बाय रीस्टोरिंग टॉर्क, और तीसरा मेथड होता है हमारे पास एनर्जी मेथड। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे किस कॉन्सेप्ट पर मिलेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 80% क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे बाय रीस्टोरिंग फोर्स। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सभी क्वेश्चन को, उनमें से लगभग 80% क्वेश्चन रीस्टोरिंग फोर्स से आप कैलकुलेट करोगे। बात करें तो लगभग ये आपका नीट लेवल की बात करें तो नीट लेवल तक यहाँ तक बात जाती है, इसके बाद ये बात कभी नहीं पहुँचती है। बट आईटी की बात करें तो आईटी में एनर्जी मेथड से भी टाइम पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हम डिस्कस सिर्फ इन दोनों को ही करेंगे, इस पर भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। 15% जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग आपके मान के चलो कि ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है इस मेथड से भी टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे हम। 5% केस ही ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर आप बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड मीन पोजीशन, है ना। ये एक सिंगल फोर्स हो सकता है, ये फोर्स का एक बल्क हो सकता है ना। तो ये कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड मीन पोजीशन। जब भी पार्टिकल मीन से राइट हैंड साइड जाएगा तो फोर्स कहाँ पर लग रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड। और अगर पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड गया तो फोर्स कहाँ पर लग रहा होगा, राइट हैंड साइड। मतलब फोर्स हमेशा यही चाहेगा कि पार्टिकल मीन पर वापस आए। तो ये जितने भी फोर्स बनेंगे टुवर्ड मीन पोजीशन, इन सभी फोर्स का नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क भी है, ये एनर्जी मेथड एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये टॉपिक हमें अच्छे से याद रखना है कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। उनमें से लगभग 90% क्या आप 80% कह लो कि 80% क्वेश्चन जो बनते हैं रिस्टोरिंग फोर्स मेथड से निकल के आते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसको ही डिस्कस करते हैं। पहला केस है सिंपल पेंडुलम। पहला केस क्या हमारा, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब है कि आपने एक धागा लिया है। ये बच्चे जो 11th क्लास में होते हैं उनको फिजिक्स में ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और प्रैक्टिकल करवाते समय आपसे पूछा जाता है कि बताओ ग्रेविटी का मान क्या होगा, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, इसको आप एक्सपेरिमेंट में करते हैं और इसके द्वारा हम जो है मतलब इससे हम फाइंड आउट करते हैं ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा। लेंथ ऑफ थ्रेड मान लेते हैं L है, धागे की लंबाई मान लेते हैं L है।
एक धागा लिया और हमने इससे एक छोटा सा बॉब, इसको कहा जाता है बॉब। ये स्फेरिकल शेप होता है और बहुत ही डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन जो इसका होता है लेंथ ऑफ थ्रेड से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आप ये कहें कि ये जो बॉब है इसकी मान लीजिए कुछ डायमेंशन अगर हमने चूज कर लिया जो कि लेंथ से कंपेरेबल है, तो उस केस में हमें कुछ और केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। अच्छा, ऑसिलेशन की बात करें तो ऑसिलेशन में एक ऑसिलेट कौन करता है? एक बॉडी ऑसिलेट करती है या कोई और ऑसिलेट करता है? तो आप एक बात याद रखो, फिजिक्स में लगभग 99 क्या लगभग 100% चीज़ें किस बेसिस पर बनी हैं? वो सिर्फ इस बेसिस बनी पॉइंट ऑब्जेक्ट। जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी होंगी, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, आप याद करो कि आपने अगर मान लो एक कोई बॉडी, इसका मास m है और हमें इस बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई किया F, और आपसे कहें बताओ बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप बिना पिन खोले आप ये बता सकते हैं गुरुजी दैट इज F/m, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। बट हम ये कहें कि अगर मान लो इस फोर्स को हमने यहाँ पर कहीं लगाया है, बॉडी भी वही है, फोर्स भी वही, बट यहाँ पर फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो हमने थोड़ा सा ऊपर लगा दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पर अगर आपने F/m कैलकुलेट करना चाहा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपने जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया? ठीक बॉडी के सेंटर पे। ऐसा आपसे कोई बताएगा नहीं, या जब भी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हो तो वहाँ पर टीचर आपको ये नहीं बताता कि फोर्स यहाँ पर ही क्यों लगाया जाता है। या फिगर जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन सभी क्वेश्चन में फोर्स हमेशा ऐसे ही लगा करके हमको टीचर भी मतलब बना के देता है, लेकिन वहाँ पर ये बताता नहीं है टीचर कि फोर्स हमने यहाँ पर क्यों लगाया। बच्चे के माइंड में भी ऐसा होता नहीं कि यार ये फोर्स अगर हमने थोड़ा सा नीचे लगा दिया या थोड़ा सा ऊपर लगा दिया तो कहानी क्या चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी। अब ये केस सिर्फ लीनियर मोशन का है। यहाँ पर जो इस केस की बात करें तो लीनियर के साथ साथ यहाँ पे रोटेशनल मोशन की बात भी होने लगी है। तो जो आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, आपने एक्सेलरेशन किसका कैलकुलेट किया है? आपने पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं किया, आपने बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है। आर्यवासन में तो हम यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि जो हमने अभी यहाँ पर केस डिस्कस करने जाना है, उस केस में बॉडी को हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के रखा है। अगर कल के यहाँ पर मैंने बॉडी को डायमेंशन ले लिया तो उस केस के लिए जो टाइम पीरियड होगा उसका फार्मूला कुछ और होगा, बट कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जो अभी हम बताएंगे उससे निकल के आएगा। तो बिल्कुल आप जो है रिलैक्स होकर के अपना जो अंतर मन के जो सारे जो पट हैं उनको सब खोल करके यहाँ पर बैठो ऐसा, अगर आपको सीखना है कुछ तो। और ऑसिलेशन इतना इजी आपको फील होगा आज के बाद कि आपको लगेगा कि यार ऑसिलेशन आज तक हमने पढ़ा बट कहीं पर हमें चीज़ें बहुत टफ लग रही थी, बट आज के बाद आपको टफ नहीं लगनी है। तो चलिए बॉब है और इस बॉब का मास मान लेते हैं m है, बॉब का मास मान लेते हैं m है, ठीक है। और इस बॉब की जो इस पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन पर बॉब क्या रुका हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो mg है वो ठीक धागे में जो टेंशन बन रहा है उसके इक्वल है। इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना बन रहा है बताओ? 0 बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे बोलो? इसको कहेंगे हम मीन पोजीशन, इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन। अब अगर हम पार्टिकल को मीन से हल्का सा डिस्प्लेस करें, बनाने के लिए फिगर में हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, लेकिन ये एक्चुअल में इतना बड़ा फिगर नहीं बना सकते हम लोग। अगर रियलिटी में जाएं तो पार्टिकल में इतना डिस्प्लेसमेंट हम नहीं लाते हैं, बट फिगर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से दिख सकें चीज़ें कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है। तो मान लो पार्टिकल यहाँ पर था, आपने इसको वाई डिस्प्लेस किया, वाई डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से, और ये एंगल थीटा हो गया। हमको ये पता है कि mg यहाँ पर भी कहाँ होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड। mg का एक टुकड़ा यहाँ पर आया होगा, दैट इज थीटा के व्याप पर क्या बन जाएगा यहाँ पर? mg cos थीटा। एक कंपोनेंट यहाँ पर आया होगा, आप इसको क्या कहेंगे बोलो? mg sin थीटा कहेंगे, ठीक है।
अब हमें सिर्फ उन फोर्स की बात करनी है जो फोर्स मीन से डिस्प्लेस होने पर पार्टिकल पर मीन की तरफ लग रहे हों। अब आप ये बताओ कि mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा mg कॉस थीटा है, तो पार्टिकल मीन की तरफ किस फोर्स की वजह से आना चाहता है? ड्यू टू mg साइन थीटा। mg कॉस थीटा मीन की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी पार्टिकल को आप मीन से डिस्प्लेस करोगे, पार्टिकल मीन पर आना चाहता, मीन पर क्यों आना चाहता, इसके पीछे हमने लॉजिक बताया था, टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, या ये कह सकते हैं कि मीन पर पार्टिकल क्या होता है? स्टेबल होता है ना। अब ये मीन पर आना चाहता तो इसको कोई ना कोई लाने वाला होगा, और लाने वाले का नाम क्या होता है यहाँ पर बोलो? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो यहाँ पर कितना दिख रहा? mg साइन थीटा। तो पहला स्टेप हमारा है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखो, जब भी रीस्टोरिंग शब्द ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास जो भी फोर्स बनेगा, जो भी टॉर्क बनेगा, वहाँ पे नेगेटिव साइन आपको पहले से लगाना पड़ेगा। अब नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर साइन अपने आप क्या आ जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स में नेगेटिव साइन। तो क्या बन जाएगा? माइनस का mg साइन थीटा बनेगा। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। अब अगर एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्सेलेरेशन कितना होगा बोलो? दैट इज फोर्स बाय मास। फोर्स क्या हमारे पास? माइनस mg साइन थीटा, और बाय में क्या लिखे? मास। ये खत्म हो गए। तो एक्सेलेरेशन क्या मिला हमें बोलो? माइनस g इंटू साइन थीटा। और एक बात हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल शुड बी स्मॉल। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल शुड बी स्मॉल। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है? लीनियर। ये कैसा? एंगुलर। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो यहाँ पर अपने आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा है तो हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है हमारा, वो लगभग थीटा के इक्वल होगा। ये तब की बात है जब यहाँ पर एंगल कैसा है? स्मॉल, फार स्मॉल एंगल। आ रही बात समझ में? तो A बराबर क्या बना यहाँ से? माइनस का g इंटू थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या लिखे हैं बोलो? आर्क बाय रेडियस। अगर हम देखें तो पार्टिकल एक L रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा। अगर हम इसको एक कंप्लीट सर्कल में पूरा करें तो जो लेंथ ऑफ थ्रेड है दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल के वो इक्वल हो जाएगा। तो आप देखो, इक्वल टू क्या लिखे? माइनस जी इंटू थीटा की जगह पर क्या लिखे? आर्क बाय रेडियस दैट इज y बाई एल। यहां तक आके आपको बात को रोकना है। और एक्सेलेरेशन हमेशा कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन यहां पर पहले से आ रहा। अब बताओ, एक इक्वेशन हमको पहले से पता है, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, हमको पहले से पता है। हमने क्या बोला कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास एक्सेलेरेशन की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है। और एक कहानी आपको एक्सेलेरेशन की हमेशा जो पार्टिकल ऑसिलेट किया है उसके भी आप पर एक्सेलेरेशन की कहानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इस एक्सेलेरेशन को हमेशा आप इस एक्सेलेरेशन से कंपेयर करोगे। अगर यहाँ पर x होता तो आप यहाँ पर x लिखते हैं। अब ये नहीं कहना गुरुजी आपने यहाँ पर y पढ़ाया था, है ना, तो ऐसा हमने कोई नियम नहीं बनाया कि यहाँ पर y ही एक तरह डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। तो चलिए इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस जी इंटू वाई बाई एल। तो y से y खत्म हुआ, निगेटिव साइन भी खत्म हो गया। बोलो ओमेगा बराबर क्या मिला? रूट ऑफ जी बाई एल। तो ऑलरेडी यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको मिल गई। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई तो टाइम पीरियड भी आप बता सकते हैं। बताओ टाइम पीरियड कितना होगा? बोलो टाइम पीरियड क्या होगा? ओमेगा बराबर क्या होता है? बोलो 2 पाई बाई टी। तो आप इसकी जगह पर पुट करें तो 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट ऑफ जी बाई एल। तो बोलो ये ऊपर जाएगा तो बाइक चीज़ कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो टी बराबर क्या लिखेंगे? 2 पाई
√L/g, ये हो गया टाइम पीरियड। अब आप इस टाइम पीरियड को देखो, L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बट ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थोड़ी ना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब तब होता जब यहाँ पर बॉडी जो है डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन बहुत छोटा होता। अगर कल के हमारे पास ऐसी बॉडी आई जिसका डायमेंशन लेंथ से कंपेरेबल है, तो वहाँ पे लेंथ आप क्या रखोगे? वो जो लेंथ आपने लिखा है, लेंथ का मतलब है कि लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई बात समझ में? अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्फीयर है, इसकी रेडियस मान लो आपके पास है, फॉर एग्जांपल इसको कह लें हम 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और लेंथ जो आपने थ्रेड लिया है, धागे की जो लंबाई मान लेते हैं L = दिया है 100 सेंटीमीटर। तो आप बताओ क्या इस सेंटर को हम इस लेंथ से कंपेयर कर सकते हैं? जो धागा है, धागा सिर्फ यहाँ तक है, तो टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ कितना हो जाएगी यहाँ पर बोलो? 102 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो टोटल लेंथ बनेगी वो 102 सेंटीमीटर बनेगी। और अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता तो आप यहाँ पर क्या करते? इस L का मतलब हम समझा रहे हैं, L का मतलब क्या है, ये सिर्फ लेंथ नहीं है, ये लेंथ है विद सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है एक तरह से नेग्लिजिबल हाइट पर था, तो आपने उसको ऐड नहीं किया, लेकिन अगर कल के आपके पास ऐसा कुछ आया तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 1 मिलीमीटर होता तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, बहुत नेग्लिजिबल चेंज आएगा, तो उस केस में आप इसको छोड़ दोगे। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि लेंथ जो हम चूज करेंगे, लेंथ का मतलब है कि यहाँ पर धागे की लंबाई प्लस सेंटर ऑफ मास की लंबाई। आई बात समझ में? प्लस ये जो g है, g का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अर्थ सरफेस पर कहीं पर भी आप टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड आपके लिए सेम रहेगा, बट अगर आप इसको मून पे लेके चले गए तो मून पर टाइम पीरियड क्या होगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? डिफरेंट होगा। आई बात समझ में? अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मान लो हमारे पास 2 अलग अलग मास के पेंडुलम हैं, एक पेंडुलम का मास मान लेते हैं 10 ग्राम है, एक दूसरे पेंडुलम जिसका मास 200 ग्राम है, दोनों को हमने सेम लंबाई के धागे से बांध दिया और दोनों को ऑसिलेट करवाया, तो किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा? सोचो सोचो, किसका ज़्यादा होगा? एक पेंडुलम जिसकी मास हमको दिया, मास दिया है 100 ग्राम, और दूसरा पेंडुलम जिसका मास दिया 200 ग्राम, दोनों को हमने सेम लंबाई के धागे से बांधा है और दोनों को ऑसिलेट करवाया, तो टाइम पीरियड किसका ज़्यादा होगा? बोलो। दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो बॉब के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। आई बात समझ में? तो नीट में ऐसे चुटकुले पूछ लेता है कि 2 डिफरेंट पेंडुलम जिनके मास डिफरेंट हैं, टाइम पीरियड बताओ दोनों के लिए क्या होगा? तो सेम रहेगा दोनों का। स्टॉप। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जो अभी हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा उसी से रिलेटेड एक हमने क्वेश्चन उठाया है। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि यहाँ पर हमने एक स्फीयर ले लिया, इस स्फीयर का कुछ डायमेंशन है और ये हॉलो स्फीयर था, इसके अंदर हमने कुछ लिक्विड भर दिया। यहाँ पर कुछ लिक्विड है और ऑलरेडी हमने क्या किया कि जो लेंथ ऑफ थ्रेड है प्लस सेंटर ऑफ मास है, उनको हमने एक साथ L मान लिया है। तो आपको अलग अलग इनको नहीं ढूंढना है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर हमने ये लिखा कि इफ़ अ होल इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ स्फीयर व्हाट विल बी चेंजेस अपीयर्स ऑन टाइम पीरियड। मतलब कि अगर यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया हमने, तो इससे लिक्विड क्या होगा? बाहर आएगा। इस होल से क्या होगा? लिक्विड बाहर आएगा। तो जब लिक्विड बाहर आएगा तो टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इसको हमने ऑसिलेट करवा दिया, जब इसमें होल था t = 0 पर, तो इसमें एक होल हमने बना दिया और इसको हमने झुला दिया ऐसे। तो जब ये झूल रहा होगा एयर में, तो इसमें जो है लिक्विड क्या होगा? धीरे धीरे बाहर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब लिक्विड बाहर आएगा ड्यूरिंग ऑसिलेशन, तो इसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज करेगा, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज करेगा, तीसरा ऑप्शन है पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर उसके बाद क्या हो गया? कांस्टेंट। चौथा ऑप्शन है पहले डिक्रीज हुआ होगा फिर इंक्रीज हुआ होगा फिर उसके बाद तब ये कांस्टेंट हुआ होगा।
तो आप 1 मिनट के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर के आप इसका आंसर बताएंगे। आंसर क्या होगा इसका? चलिए समझते हैं, आपका आंसर आ गया होगा आई थिंक। हमें फार्मूला पता है T इक्वल टू 2π√L/g। L का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास ठीक सेंटर पे तब तक रहेगा जब तक लिक्विड क्या है यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर भरा हुआ है। जैसे जैसे लिक्विड बाहर आएगा तो लिक्विड बाहर आने के साथ साथ क्या होगा कि ऊपर से पानी खाली होगा। भाई नीचे से लिक्विड बाहर जा रहा है लेकिन पानी कहाँ से खाली होगा? ऊपर से। तो जब पानी ऊपर से खाली होगा सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा बताओ? नीचे शिफ्ट होगा कि ऊपर शिफ्ट होगा? जब लिक्विड बाहर, इमेजिन करो कि जैसे मान लो कुछ स्टैंड पर लिक्विड जो है इतना खाली हो गया, तो बताओ सेंटर ऑफ मास पहले मान लो कभी यहाँ पर कहीं था ठीक सेंटर पे, अब सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा कि नीचे शिफ्ट होगा? एक बात हमको पहले से पता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा उस साइड होता है जिस साइड मास ज़्यादा होता है। तो अगर इस लाइन से आप इस सेंटर वाली लाइन से ऊपर देखें तो मास कम है, नीचे मास ज़्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो रहा होगा बताओ? नीचे की तरफ। और जब सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हुआ होगा तो बताओ लेंथ क्या हुई होगी? बढ़ेगी। लेंथ बढ़ने का मतलब कि टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे लिक्विड बाहर आएगा टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? पहला। बट अभी आप थोड़ा रुकिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि लिक्विड जब खाली हो रहा होगा तब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जो लेवल है, सेंटर ऑफ मास जो कभी सेंटर पे था वो नीचे शिफ्ट होगा, मतलब कि लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेंथ बढ़ेगी मतलब टाइम पीरियड हमेशा बढ़ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। आप इमेजिन करो जब पूरी तरह से लिक्विड खाली हो जाएगा तब फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा? जब लिक्विड पूरी तरह से खाली हो गया स्फीयर से तो सेंटर ऑफ मास फर्दर कहाँ पे आ जाएगा? ठीक सेंटर पे। तो क्या लेंथ जो पहले थी जब लिक्विड नहीं निकला था और जब पूरी तरह से लिक्विड निकल चुका है तब की लेंथ तो सेम है क्या? जब लिक्विड भरा था तब जो लेंथ थी और जब लिक्विड खाली हो चुका है तब की लेंथ क्या है? दोनों के लिए सेम है। तो पहले जो टाइम पीरियड था जब लिक्विड खाली नहीं हुआ था और जब लिक्विड खाली हो गया तब दोनों का टाइम पीरियड क्या है? सेम है। लेकिन इनके बीच में कहानी क्या बन रही है? इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करते करते क्या है? कांस्टेंट हो गया होगा। भाई सेंटर ऑफ मास पहले देखो कहाँ गया? नीचे। फिर सेंटर ऑफ मास जब ऊपर आएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? आप सोचो कि सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ जा रहा है? नीचे। फिर वापस सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया? ठीक सेंटर पे। सेंटर पे कब आया होगा? जब ये सेंटर से नीचे जा रहा था सेंटर ऑफ मास, जब लिक्विड खाली हो रहा था। फिर धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? ऊपर, तो टाइम पीरियड क्या होगा बताओ? घटेगा। और फिर उसके बाद जब पूरी तरह सेंटर ऑफ मास ठीक सेंटर पे आ जाएगा तो उसके बाद तो टाइम पीरियड क्या होगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पेंडुलम से रिलेटेड अगला टॉपिक हमारा, अगर हमने इस पेंडुलम को एयर में ऑसिलेट ना करवा करके हमने किसी लिक्विड के अंदर इसको ऑसिलेट करवाया तो टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मान लो हमने यहाँ पर एयर रखा था और हमने अब यहाँ पर आसपास क्या रख दिया? लिक्विड। तो जो पहले एयर का टाइम पीरियड था अब जो टाइम पीरियड बनेगा उनमें से टाइम पीरियड ज़्यादा कहाँ पे होगा? तो ये तो अंडरस्टूड एक टाइम पीरियड यहाँ पे बताओ ज़्यादा होगा कम होगा? यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। अब इसको हम दो तरह से करेंगे, आप समझिए। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि बिना पिन खोले आप इसको कर जाओ, एक तरीका है प्रॉपर डेरिवेशन करना होगा आपको। और हम कहेंगे कि आप दोनों सीखो, पहले इसका प्रॉपर डेरिवेशन करो, उसके बाद हम सेम आंसर लाएंगे बिना पिन खोले। तो चलिए अभी यहाँ पर क्या है? ये बॉब इनसाइड लिक्विड है, इसको हम कहेंगे मेन पोजीशन। मेन से अगर हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है और इसको हमने रिलीज किया, पार्टिकल फिर से कहाँ पे आना चाहेगा? बोलो मेन पोजीशन पे। अब आप देखिए इस पॉइंट पर mg नीचे लग रहा होगा। अब जब भी कोई बॉडी लिक्विड के अंदर जाती है तो बॉडी पर क्या लगता है? एक
अपथ्रस्ट, जिसको कहा जाता है हिंदी में उत्प्लावन बल, बायोंसी। जब भी कोई बॉडी लिक्विड के अंदर जाएगी तो उस बॉडी पर क्या लगता है, को बायोंसी। और बायोंसी हमेशा कहाँ पर होता है, वर्टिकली अपवर्ड। बायोंसी हमेशा कहाँ पर होती है, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये बायोंसी बन गई। चलो मान लेते हैं एंगल थीटा है। अब आप देखिए यहाँ पर mg पहले था, अब यहाँ पर बायोंसी आ चुका है। लिक्विड के आने के बाद क्या है, यहाँ पर एक बायोंसी अलग से आ चुका है। ये थीटा, तो बोलो ये एंगल भी क्या हो गया हमारा, थीटा। ये भी एंगल बोले क्या होगा, थीटा होगा। अब इस mg का यहाँ पर कंपोनेंट आपने पहले करके देखा था, तो क्या मिला था आपको, mg cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट आपने जो किया था उसका नाम था mg sin थीटा। बायोंसी की बात करें तो बायोंसी के भी यहाँ पे दो टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा जो बना होगा ठीक mg sin थीटा के अपोजिट बना होगा। जैसे b है, इस b का एक टुकड़ा ऐसे बना होगा, एक टुकड़ा ऐसे बना होगा। यहाँ पर b cos थीटा, यहाँ पर बोले क्या बना होगा, b sin थीटा। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं इसमें जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है y है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा क्या है, टू फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स विच इज या विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। तो आप ये बताओ कि मेन की तरफ क्या आज सिर्फ mg sin थीटा है। mg sin थीटा के अपोजिट कौन बैठा है यहाँ पर, b sin थीटा। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो कहाँ लग रहा होगा, अंदर की तरफ। अगर पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर भी ऑसिलेट किया है तो मतलब कहने का कि mg sin थीटा इस b sin थीटा से बड़ा होगा। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो क्या बन जाएगा, mg sin थीटा माइनस b sin थीटा। तो लिखते हैं यहाँ पे हम रिस्टोरिंग फोर्स कितना बनेगा, बोलो माइनस साइन पहले आप लगा लो पहले से ही। क्या लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस का b sin थीटा। अब sin थीटा यहाँ कॉमन है, आप इसको बाहर ले लो। तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का mg माइनस b इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। अब बताओ क्या करें यहाँ पे हम, चूंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो साइन थीटा की जगह पर क्या रखोगे आप, थीटा, है ना। तो F इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर, बोलो माइनस का mg माइनस b इंटू थीटा, और थीटा की जगह पर क्या रखोगे, आर्क बाई रेडियस। आर्क यहाँ पर कितना होगा, y होगा, रेडियस कितना होगी, l होगी। तो F इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, माइनस mg माइनस b इंटू y बाई l मिलेगा। अब एक काम करो आप, इस पूरे को मास से डिवाइड कर लो, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड f बाई m बना होगा, राइट हैंड साइड देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, mg माइनस b इंटू वाई, और y में क्या बनेगा यहाँ पर, m इंटू l, ये बन जाएगा। ये किसके बराबर है, एक्सेलेरेशन के। तो एक्सेलेरेशन का जो इक्वेशन मिला आपको फाइनली ये मिल गई होगी। और आपको एक पहले से स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई का। अब आप इनको कंपेयर कर लो भाई, a बराबर कुछ है और a बराबर कुछ है, कुछ इस कुछ के इक्वल हो गया है ना। तो फाइनली क्या लिखें, बोलो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस mg माइनस b इंटू वाई, और y में क्या बनेगा, m इंटू एल। y ने y को मार दिया, माइनस साइन भी एक दूसरे से खत्म हो गए। तो ओमेगा बराबर क्या मिला हमको, बोलो अंडर रूट mg माइनस b बाई में m इंटू एल, ये मिलेगा। ठीक है, चलिए टाइम पीरियड की बात करें। टाइम पीरियड क्या मिला आपको, बोलो यहाँ से 2 पाई अंडर रूट m इंटू एल बाई में mg माइनस b, ये मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पर मास तो कहीं दिया नहीं है, बायोंसी भी कहीं दी नहीं है। इनकी जगह पर क्या दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ बॉब, है ना। तो ये भी फाइनल आंसर हमारा नहीं है। अच्छा, इस मास को आप नीचे से डिवाइड कर लो, तो आप लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस बी बाई एम, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको। अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा,
बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी का मतलब है बायंसी, और बायंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इनटू ग्रेविटी। और मास बराबर क्या लिखोगे बोलो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना बॉडी का सिग्मा, वॉल्यूम कितना रखेंगे वी, ये पैरामीटर आप रिप्लेस करें यहाँ पे, तो टी बराबर क्या मिला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस बी की जगह पर क्या रखोगे रो वी जी और बाई में सिग्मा इंटू वी, वी ने बी को फिर से मार दिया। अच्छा देखो जी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, जी बाहर ले लो आप, तो फाइनली यहाँ पर हम टाइम पीरियड लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। क्या बना बोलो, जी कॉमन ले लिया तो क्या मिला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। अब कोई बॉडी लिक्विड के अंदर कब डूबेगी, पूरी तरह से बॉडी लिक्विड के अंदर कब डूबेगी, जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। तो आपको ये बात याद रखना कि जो सिग्मा है वो बॉडी की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो सिग्मा रो से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आप देखो कि यहाँ पर रो बाई सिग्मा इनका वैल्यू क्या बनेगा, एक बनेगा, एक से कम बनेगा, ये कम है और ये ज़्यादा, तो यहाँ पर लेस देन 1 बना, और लेस देन 1 का मतलब कि यहाँ पर ये 1 से यहाँ पर कुछ कम करेंगे तो यहाँ पर बाइक चीज़ क्या कम हो जाएगी, और बाइक चीज़ कम होने का मतलब कि टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इनसाइड लिक्विड इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड एयर। ये आपको याद रखना है। अब इतना डेरिवेशन करने के बाद तब आपको ये आंसर मिला है। अभी हम इसी क्वेश्चन को आप देखेगा विद इन सेकेंड करने वाले हैं। चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, है ना, चूंकि इस टाइम पे डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, कुर्सी की पेटी बांध लो, है ना। तो चलिए अब इसका एक छोटा सा ट्रिक हम लोग बनाने जा रहे हैं। स्टॉप। चलिए देखते हैं। तो अभी हमने इसी केस को उतना सब डेरिवेशन करने के बाद तब जाके वो फाइनल आंसर हमारा मिला। एक छोटा सा आपको ट्रिक देने जा रहे हैं हम। अच्छा, अगर ये पेंडुलम एयर में होता तो आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम ना होता टाइम पीरियड लिखने में। क्या लिखते आप, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, बोलो ये लिखते क्या। अब आप समझिए, अब यहाँ पर हम एक नया फार्मूला ईजाद करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव को मतलब नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप ये बताओ कि अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्टिकल पर सिर्फ जी ही लग रहा है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा क्या अदर कोई फैक्टर है, और कोई भी नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो नीचे अगर हम देखें तो mg, और ऊपर क्या लग रहा है, यहाँ पर b लग रहा है। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, अच्छा नीचे यहाँ पर g है, या इसको mg लिख लो पूरा पूरा, बट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव यहाँ पर कितना होगा, mg नीचे है, बायंसी ऊपर है, तो हमेशा यहाँ पर जो mg होगा बायंसी से ज़्यादा होगा। क्योंकि पार्टिकल को अगर मीन पर वापस लाना है तो मीन की तरफ लाने वाला फोर्स हमेशा मीन से दूर ले जाने वाले फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स क्या बना है, mg माइनस b बना होगा। अब हम इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन, दैट इज mg माइनस b बाई m। इसको ही कहा जाता है बच्चों g इफेक्टिव। इसको ही क्या कहेंगे हम, g इफेक्टिव कहेंगे। अब आप देखो g इफेक्टिव कितना मिल रहा है हमको, यहाँ से m से आप इसको डिवाइड किए हैं क्या, तो क्या मिलेगा, g माइनस b बाई m मिला होगा। सारा खेल खत्म। अब बताओ टाइम पीरियड क्या लिखोगे, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव कितना बन रहा, चलो यहाँ देखो इसको, देखो जी इफेक्टिव कितना बन रहा वहां से 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस बी बाई एम, और b हमने पहले से कैलकुलेट रखा है, b की जगह पर क्या रखोगे, रो वी जी, और m की जगह पर क्या रखोगे, सिग्मा इंटू v ने v को मार दिया। देखो g कॉमन ले लो यहाँ से, t बराबर क्या मिला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस
जी कॉमन ले ले तो क्या बना 1 माइनस रो बाई सिग्मा। देखो सेम आंसर मिल रहा, क्या सेम आंसर है। अब टाइम पीरियड का जो फार्मूला हमने पढ़ा उसको ही आपको बेसिस मान करके बाकी सारे केस डिस्कस करने पड़ेंगे। आपको टाइम पीरियड का जो फार्मूला मिला है सिंपल पेंडुलम का, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जी का मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे, अब हम जी इफेक्टिव रखेंगे। जी इफेक्टिव का मतलब कि आप मीन पर ही देख लो कि नीचे एम जी है, ऊपर अगर कोई फोर्स है तो उससे आप माइनस कर लो। आई बात समझ में। चलिए और भी कुछ केस हम उठाते हैं जहाँ पर आपको इस जी इफेक्टिव का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अगला केस है पेंडुलम इन अ लिफ्ट। लिफ्ट यहाँ पर मान लो ऊपर जा रही है विद एक्सेलेरेशन ए, तो हमें ये पता है कि इनसाइड लिफ्ट एक स्यूडो फोर्स काम करता है। स्यूडो फोर्स होता क्या है कि जहाँ पर लिफ्ट जाएगी या जहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करता है ठीक उसके अपोजिट एक स्यूडो फोर्स वर्क करता है। पहले से अगर हम देखें तो पहले से ही अगर जी था तो जी है, बट इस एक्सेलेरेशन की वजह से एक स्यूडो एक्सेलेरेशन और आ जाएगा। थोड़ा समझिए, लिफ्ट कहाँ जा रही है ऊपर, स्यूडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा नीचे, तो स्यूडो फोर्स का जो एक्सेलेरेशन है कितना है वो ए है, तो नीचे जी लग रहा था पहले, सब ए और आ चुका है, तो नेट जी इफेक्टिव कितना बन रहा है यहाँ पर बोलो, जी इफेक्टिव कितना बन रहा बोलो, जी प्लस ए बन रहा। तो इस केस के लिए टाइम पीरियड क्या बना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या रखोगे, जी प्लस ए रखोगे। अब आप कंपटीशन के अप्रोच से चल रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आप ये कहें कि इसको हम प्रॉपर डेरिवेशन के तहत करने जाएंगे तो डेरिवेशन के बाद भी आंसर आएगा, लेकिन वो जो आंसर आएगा वो बहुत मेहनत के बाद आएगा, बहुत कष्ट के बाद आएगा। और इतने छोटे से चुटकुले के लिए अगर आपने उतना सब कहानी लिखी है, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो बोर्ड एग्ज़ाम के भी यहाँ पर आप इसका डेरिवेशन कर सकते थे, लेकिन आप कंपटीशन के लिए बैठे हो तो कंपटीशन में डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा कि आपने जो आंसर लाया हो कितनी मेहनत से लाया है। वहाँ तो सिर्फ आपके जो ऑप्शन आपने गोला भरा है वही चेक होगा। कैलकुलेशन तो आपका जो रफ वर्क है वो आपके साथ ही आ जाना है ना। चलिए अगर मान लो अगला केस लें, लिफ्ट मान लो नीचे जा रही है तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है बॉडी पर, ऊपर लगता है। लिफ्ट नीचे जा रही है तो बताओ जी तो पहले से नीचे ही लग रहा होगा, जो ए है लेस देन जी है, समझिए भाई साहब, ए लेस देन क्या है जी है, तो स्यूडो का जो एक्सेलेरेशन बनेगा ऊपर की ओर बन जाएगा। अब यहाँ पर जी इफेक्टिव की बात करें, जी इफेक्टिव कितना बन रहा, ये बन रहा है जी माइनस ए। बोलो यहाँ के लिए टाइम पीरियड क्या लिखें, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। कितने आसान तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। अब अगर यहीं पर मान लो ये जो ए है ठीक जी के बराबर होता तो जी माइनस जी कितना हो जाता 0, और जी माइनस जी 0 होने का मतलब कि समथिंग बाय 0 क्या हो जाता है इनफाइनाइट, तो टाइम पीरियड क्या बन जाता है यहाँ पे इनफाइनाइट बन जाता। अब आप ये आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर ए बराबर मान लो g/4 ले लिया, g/2 ले लिया, तो ऐसे करके यहाँ पर आपसे आंसर पूछ लेगा। तो आप यहाँ पर इक्वल टू g/2 लेते हैं तो g माइनस g/2 दैट इज g/2 बनता, और बाय 2 कहाँ जाता ऊपर, तो 2l/g दैट इज टाइम पीरियड। अब आप ये पढ़ो, आप जो कहानी महाभारत की जो है प्रॉपर डेरिवेशन करने गए, देखने में अच्छा लगता है, प्रॉपर डेरिवेशन करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम बात करें कंपटीशन की तो कंपटीशन क्वेश्चन आप यही क्वेश्चन अगर आप उस मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाना है, और जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा गलती का चांस, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप करेंगे उतना ज़्यादा गलती का चांस होगा। आई बात समझ में। स्टॉप। चलिए अगला केस है पेंडुलम इन अ कार। पेंडुलम कहाँ पर है, कार के भीतर, और कार यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्सेलेरेशन के साथ आगे बढ़ रही है ना, ए एक्सेलेरेशन के साथ जो है कार आगे बढ़ रही है। तो हमें ये पता है कि स्यूडो फोर्स हमेशा कहाँ पे लगता है, जहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करता है ठीक उसके अपोजिट। पहले से ही जी कहाँ लग रहा होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। इस स्यूडो एक्सेलेरेशन का जो एक्सेलेरेशन बनेगा, एक्सेलेरेशन का स्यूडो एक्सेलेरेशन बनेगा ठीक अपोजिट बना होगा। अब आप देखो ए और जी के बीच एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड जी इफेक्टिव।
ये बना होगा हमारा जी इफेक्टिव। अब बताओ जी इफेक्टिव कितना बना है, ये दो वेक्टर है ना। अब इन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, 90 डिग्री पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, ये जी इफेक्टिव आ गया। तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की जगह पर क्या रखोगे, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन की पावर 1/2। ये आंसर हो गया हमारा। अब इसी मान लो और हम केस उठा लें, जैसे मान लो कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तब भी आंसर आपका अनचेंज रहता है, क्योंकि स्यूडो फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल ही लगता है। मान लो कार यहाँ पर कुछ इंक्लाइन सरफेस पे जा रही है ऐसे, अब ये कार यहाँ पर अलग से इसके पास कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन कार यहाँ पर अपने आप नीचे आ रही है। यहाँ पर कार अपने आप नहीं जा सकती आगे, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कार मान लो अपने आप हमने ऊपर से छोड़ा, तो कार यहाँ पर अपने आप नीचे आ रही है। तो जब कार नीचे आएगी तो कार के पास एक्सेलेरेशन कितना होगा बोलो, ठीक जी साइन थीटा के बराबर बनेगा। एक्सेलेरेशन ऑफ कार कितना बनेगा, इक्वल टू जी साइन थीटा। अब आप ये बताओ कि इस कार पर एक मिनट, तो चलिए देखिए यहाँ पर कार का एक्सेलेरेशन क्या है, जी साइन थीटा। इस पेंडुलम पर ड्यू टू दिस एक्सेलेरेशन एक स्यूडो एक्सेलेरेशन कहाँ पर लगना है, ठीक कार के एक्सेलेरेशन के अपोजिट। तो कार का एक्सेलेरेशन नीचे कितना बन रहा है, जी साइन थीटा। स्यूडो कितना बन जाएगा पीछे, जी साइन थीटा। अच्छा, अगर हम इस पेंडुलम की बात करें तो इस पेंडुलम का अपना खुद का mg नीचे लग रहा होगा, उस mg से हमने g निकाल लिया बाहर। ये एंगल क्या बना होगा बोलो, थीटा। इसका यहाँ पर कंपोनेंट क्या बना बोलो, ये बनेगा जी कॉस थीटा। यहाँ पर कंपोनेंट बोले क्या बना होगा, जी साइन थीटा। तो आप बताओ जी इफेक्टिव क्या बना यहाँ पे, जी साइन थीटा पेंडुलम पर पीछे लग रहा और जी साइन थीटा आगे लग रहा, तो नेट एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या बन गया, 0। बचा कितना यहाँ पर, जी कॉस थीटा। तो जी कॉस थीटा क्या बना हमारा, जी इफेक्टिव। तो इस केस का टाइम पीरियड क्या लिखोगे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, मतलब कि जी कॉस थीटा। अब इसको आप प्रॉपर डेरिवेशन के तहत करने जाते तो अभी तक आप इसको खोजते रहते, यहाँ तक आपका आंसर पहुँचता ही नहीं। आई बात समझ में। चलिए अगला केस देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा पेंडुलम इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। पेंडुलम है, उसके पास मास तो है, प्लस यहाँ पर कुछ चार्ज भी है। जैसे मान लो ये कोई पेंडुलम है, इसमें कुछ मास तो पहले से ही था बट ये चार्ज नहीं था, हमने क्या किया यहाँ पे कुछ चार्ज ला दिया। पेंडुलम का मास मान लेते m है, चार्ज यहाँ पे q है, ठीक है। अब ये चार्ज प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो हम एक दो केस यहाँ पर डिस्कस कर दिए रहे, आप इनको जो समझ जाइएगा। चार्ज यहाँ पर हमने कैसे सोचा, प्लस का, और फील्ड मान लो ऊपर लग रही है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है, ऊपर। अब आप ये बताओ इस पेंडुलम पर पहले से ही नीचे क्या लग रहा था, जी, है ना, और ऊपर ड्यू टू दिस फील्ड एक फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स के बाद एक्सेलेरेशन मान लो a बना होगा, क्योंकि चार्ज है कैसा, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में। तो उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलेरेशन यहाँ पर a आया होगा। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू फील्ड बनेगा q इंटू ई, ये फोर्स बन गया होगा, और बाई में क्या लिखेंगे यहाँ पे m। इतना एक्सेलेरेशन ड्यू टू फील्ड यहाँ पर बना है ऊपर की तरफ। g नीचे लग रहा, तो g जो g इफेक्टिव नीचे बना होगा उसका वैल्यू क्या बना होगा बोलो,
जी इफेक्टिव क्या लिखे यहाँ पे, जी माइनस दिस एक्सेलरेशन दैट इज क्यू ई बाई एम, ये बन जाएगा। और टाइम पीरियड यहाँ पे लिख लो आप, क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस क्यू ई बाई एम। आई बात समझ में। अब यहीं पर अगर मान लो हमने फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड कर लिया, समझिए, इफ ए इज डायरेक्टेड, फील्ड हमने कहाँ पे लगाया, डाउनवर्ड, इफ फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब बताओ फोर्स कहाँ पे लगना होगा, नीचे लग जाएगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में। अगर फील्ड आपने ऊपर रखा तो फोर्स ऊपर लगना है, एक्सेलरेशन ऊपर बना होगा। फील्ड हमने नीचे लगाया, फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे, एक्सेलरेशन कहाँ बन रहा होगा, नीचे। तो आपने जो यहाँ पर माइनस लिखा है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसके लिए जी इफेक्टिव क्या लिखें, बोलो, जी प्लस क्यू ई बाई एम बनेगा। बोलो टाइम पीरियड क्या लिखें यहाँ पे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। अब आप बताओ इन सब क्वेश्चन करने में क्या कहीं कोई दिक्कत आ रही है? बस एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज जी इफेक्टिव। आई बात समझ में। चलिए अगला कोई टॉपिक देखते हैं। तो फील्ड यहाँ पर हमने कहाँ पर रखा, हॉरिजॉन्टल में। अभी हमने फील्ड कहाँ पर रखा, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। फील्ड यहाँ पर कहाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। चार्ज कैसा, पॉजिटिव है। फोर्स हमेशा कहाँ पे लगता है, फील्ड में, पॉजिटिव चार्ज पे, फील्ड की डायरेक्शन में। तो फोर्स कितना बन जाएगा, क्यू ई बनेगा, और बाई एम लिख लो तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, दैट इज क्यू ई बाई एम। ये बन गया एक्सेलरेशन। अब बताओ इन दो एक्सेलरेशन के बीच एंगल है कितना, 90 डिग्री। तो 90 पर इनका जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड जी इफेक्टिव। ये बन जाएगा हमारा जी इफेक्टिव। आई बात समझ में। जी इफेक्टिव है तो बोलो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 90 पर है तो क्या लिखोगे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। अब टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। अब यहीं पर अगर मान लो इससे पहले जो केस हमने डिस्कस किए थे, वर्टिकल अपवर्ड फील्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड फील्ड का, नेगेटिव चार्ज होता है तो बस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, बस आंसर वहाँ पे रिवर्स हो जाते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फील्ड ऊपर होगी तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, बस इतना चेंज आएगा, है ना। चलिए अगला केस डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक हमारा पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो आप में से कई सारे बच्चे सोचेंगे कि यार लेंथ यहाँ पर इनफाइनाइट है पेंडुलम की, तो जो टाइम पीरियड हमने पढ़ रखा दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब इसमें एल आप सोचेंगे कि एल बराबर क्या रखोगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई समथिंग इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा आपका, इनफाइनाइट। ऐसा आपको लगता, बट ऐसा होगा नहीं। लेंथ यहाँ पर इनफाइनाइट लेने का मतलब कि जो लेंथ है ये कंपेयर हो रही रेडियस के टर्म्स में। किसके रेडियस के कंपेयर में, अर्थ के रेडियस के, है ना। तो अभी तक हमने जो लेंथ लिया था पेंडुलम का, उसकी जो लंबाई थी कुछ मीटर में थी। अब जो आप लेंथ लेंगे वो लगभग आपकी कुछ किलोमीटर में आएगी। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, किलोमीटर में होता है, 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर लेंथ आप पेंडुलम हमने मीटर में लिया था, तो अर्थ की रेडियस में आप उसको ना तो ऐड कर सकते हो ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी लेंथ यहाँ पर इनफाइनाइट है नहीं, हमें इनफाइनाइट अभी रखना भी नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो पेंडुलम उसकी लंबाई इतनी अधिक है कि वो जो लेंथ है इन टर्म्स ऑफ रेडियस कंपेयर की जा सकती है, इन टर्म्स ऑफ, है ना। ये मान लो अर्थ है और अर्थ सरफेस से ठीक ऊपर यहाँ पर कहीं एक छोटा सा बित्तू सा एक बॉब है। लेंथ ऑफ थ्रेड मान लेते हैं अभी एल है, बाद में इसको अनंत हम कर लेंगे, लेकिन आप इसको स्टार्टिंग में ही अनंत मान लो तो गलत हो जाएगा आंसर आपका। तो पहले हम कुछ लंबाई मान लेते हैं, उसके बिहार पर हम क्या करेंगे, आंसर डिस्कस कर लेंगे। ये ठीक क्या है, सेंटर के, अर्थ के ठीक सेंटर में था स्टार्टिंग में, ये अर्थ का सेंटर है, इसको मान लेते हैं अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, इसकी रेडियस मान लेते हैं अर्थ की आर है।
और पेंडुलम को हमने क्या किया कि हल्का सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा, है ना। कुछ गाना भी होता है ना, हल्का हल्का सुरूर ऐसे कुछ, है ना, तो वही हल्का सा है ना, हल्का सा डिस्प्लेस किया हमने। आई बात समझ में? तो अच्छा, ये हमने जो फिगर बनाया थोड़ा सा बड़ा फिगर, अगर हम इसको एग्जैक्ट देखने जाएंगे तो हमको ये जल्दी से दिखाई देगा नहीं, है ना। तो चलिए अभी समझते हैं कि मान लो ये हमने वाई डिस्प्लेस किया पेंडुलम को, अर्थ के सेंटर से जो पेंडुलम है, तो भाई साहब पेंडुलम जो अर्थ के सेंटर से ऐसे कुछ, ऐसे। अब आप ये बताओ, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल मान लेते हैं फाई है। अगर हम ओरिजिनल फिगर की बात करें तो एक्चुअल फिगर कुछ ऐसा है, जो आपने पेंडुलम को और डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्त क्या है? डिस्प्लेसमेंट शुड बी स्मॉल। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमने जो बनाए बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। हम डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जो कहानी रियल में हो रही है उसके हिसाब से अगर फिगर देखने जाएंगे तो फिगर ऐसा कुछ होगा। ये आपने y लिखा है, यहाँ पर कहीं मान लो अर्थ का सेंटर था, आप इसको ऐसे मिलाओ, ये रियल फिगर है। इस एंगल को आप कह रहे हैं फिगर में थीटा। अब सोचो कि अगर हम यहाँ पर थीटा और भी कुछ कंपोनेंट वेट के बनाएंगे तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, बट रियल फिगर की बात करें तो रियल फिगर ये वाला है। ये एंगल क्या है? फाई है। अगर हम आर्क की बात करें, इस एंगल के लिए आर्क यहाँ पर y है, इसके लिए भी आर्क कितना y है। रेडियस की बात करें r यहाँ पे और रेडियस यहाँ पे l है। अच्छा, mg की बात करें, mg हमेशा कहाँ पर डायरेक्टेड होता है? टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ हो। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करेंगे? गलती ये करेंगे जो mg होगा उसको वर्टिकल डाउनवर्ड आज भी बनाएंगे। तो अर्थ का सेंटर क्या इस लाइन पर कहीं दिख रहा? अर्थ का सेंटर यहाँ पर कहीं है, तो हमें mg को हमेशा कहाँ पर बनाना है? डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। mg हमेशा कहाँ पर डायरेक्टेड होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो mg बना होगा आपका, वो mg इधर कहीं ऐसे बना होगा। अब इस mg के कुछ कंपोनेंट हम करते हैं। देखो, ये एंगल थीटा एंगल फाई है, ये वाला एंगल बोले कितना हो जाएगा? इंटीरियर का सम बराबर एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? थीटा प्लस फाई हो जाएगा। इसका यहाँ पर कंपोनेंट बोले क्या होगा? mg कॉस थीटा प्लस फाई। इससे हमारा कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि हमें ये फोर्स मीन की तरफ थोड़ी दिख रहा, मीन यहाँ पर कहीं दिख रहा था और mg का एक कंपोनेंट यहाँ पर आया है, दूसरा कंपोनेंट ऐसे बना होगा। इसको आप कहोगे mg साइन थीटा प्लस फाई। आर्यवासन में ये वाला कंपोनेंट कहाँ डायरेक्टेड है? टुवर्ड मीन पोजीशन। तो आप इस फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि हमें उसी फोर्स से मतलब रखना है जो फोर्स कहाँ पर डायरेक्टेड होगा? टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड मीन पोजीशन, टुवर्ड मीन पोजीशन। तो आप बताओ, अगर हम इस केस का रिस्टोरिंग फोर्स लिखने जाएं तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या बना होगा इस बार? दैट इज माइनस mg साइन थीटा प्लस फाई, ये बनेगा। अब चूंकि स्मॉल एंगल की बात हो रही है तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा कितना होता है? थीटा होता है। साइन फाई भी क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या लिखें? माइनस mg थीटा प्लस फाई, ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक काम करो, मास से डिवाइड कर लो तो क्या मिल जाएगा? एक्सलेशन। तो एक्सलेशन क्या बना? माइनस का g इंटू थीटा प्लस फाई, ये मिलेगा। अब बताओ थीटा बराबर क्या लिखें? आर्क बाई रेडियस। आर्क यहाँ पर कितना दिख रहा? y। रेडियस कितना दिख रहा? l। यहाँ पर आर्क कितना दिख रहा? y। रेडियस कितना दिख रही? r। तो माइनस g इंटू थीटा की जगह पर क्या रखोगे? बोलो, y बाई l। और फाई की जगह पर क्या रखेंगे? y बाई r। y यहाँ पर कॉमन ले लो, तो माइनस जी इंटू वाई इंटू 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर,
ये निकल के आएगा। यहाँ तक आपको हमने क्या किया कि अभी तक हमने जितने भी केस डिस्कस किए उन सभी केसेस को कहाँ तक लेके गए, एक्सेलेरेशन की कहानी तक। और हमें एक कहानी पहले से ही पता है, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई वाली। तो A इक्वल टू कुछ दिख रहा है, इक्वल टू कुछ है, तो इस कुछ को इस कुछ के बराबर कर लो, है ना, कुछ बराबर कुछ, है ना, तो कुछ बराबर कुछ, है ना। तो चलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस जी इंटू वाई 1/L प्लस 1/R। वाई ने वाई को मार दिया, निगेटिव साइन भी खत्म, बोलो क्या बना, अंडर रूट जी इंटू 1/L प्लस 1/R, ये बनेगा। बोलो टाइम पीरियड क्या लिखें, 2 पाई अंडर रूट क्या बनेगा, 1/G इंटू 1/L प्लस 1/R। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप लेंथ इनफाइनाइट रख सकते हो, है ना। ये जो हमने लेंथ ऐड किया है इसलिए ऐड किया कि जो लेंथ है वो किलोमीटर में, ये रेडियस क्या है किलोमीटर में, तो लेंथ भी किस में, किलोमीटर में, तभी आप इनको ऐड कर पा रहे हो। तो अब चलिए यहाँ पर हम कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। फॉर इनफाइनाइट लेंथ, आप यहाँ पर देखो इनफाइनाइट रखोगे, समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या बन जाएगा, 0 बचे क्या यहाँ पर, आर बाई का आर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो टी इक्वल टू क्या बना यहाँ पे, 2 पाई अंडर रूट R अपॉन जी। अब देखिए इसमें सारा डाटा नोन है। R की बात करें तो R कितना रखोगे, 6400 किलोमीटर। G कितना रखोगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारा डाटा जब आप रखोगे तो आफ्टर वेरी फास्ट कैलकुलेशन जो टाइम पीरियड निकल के आएगा दैट इज 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। या आप इसको लिख सकते हैं T इक्वल टू 1.24 आवर, 1 घंटा 24 मिनट। आ रही बात समझ में। तो अब ये फार्मूला हमारा मास्टरपीस है, इसको याद रखना है। लेंथ यहाँ पर कल के मान लो लेंथ हमने R ले लिया, तो 1/R प्लस 1/R दैट इज 2/R, वाई का R कहाँ जाएगा, ऊपर, तो R/2G हो जाएगा आंसर हमारा। तो लेंथ यहाँ पर अलग अलग रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो उसके भी आप पर हमारा आंसर अलग अलग बनता जाएगा। तो जो हमने केस डिस्कस किया था पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का, वो इनफाइनाइट हम लेकर केस डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो पहले इनफाइनाइट लिया, फिर इसको हमने क्या बनाया, इनफाइनाइट बनाया, तो उसके भी आप पर आंसर ये बन गया। चलिए अगला केस डिस्कस करते हैं।